हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, हम लोग आगाज बैच प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो हमारा विद्युत आवेशता क्षेत्र है उसको प्रारंभ कर दिया गया है। जिसमें एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं कि भाई आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी चीज़ हम लोग कवर कर लिया। और साथ में बच्चों, इसमें आगाज बैच में खास बात यह है कि साथ में हम हैंड रिटेन नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे यदि नोट्स भी बनाना चाहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वह नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहाँ से भी आप बढ़िया वेल मेंटेन नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में कहते हैं, आज की वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, कूलाम के नियम से कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सभी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों कूलाम का नियम ही है। तो देखिए, कूलाम का नियम जो है, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, और स्थिर वैद्युतिकी में हम जानते हैं कि भाई जो आवेश होता है वो रुका हुआ होता है। तो रुका हुआ आवेश जो घटनाएं उत्पन्न करता है, प्रीवियस चैप्टर में मतलब प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग देख चुके हैं कि भाई आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की गुण क्या होते हैं, सभी टॉपिक कवर कर लिया गया। और हम लोग देख चुके हैं कि यदि दो आवेश कहीं पर मौजूद हैं तो उनके बीच फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? विद्युत बल। और हमने ये बताया है कि ये जो बच्चों विद्युत बल है, यह विद्युत बल आपका क्या कहते हैं, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आवेश के नेचर कैसे। यदि आवेश का नेचर बच्चों एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है, तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? आकर्षण वाला। और यदि एक प्लस चार्ज और दूसरा भी प्लस चार्ज है, दोनों माइनस चार्ज हो जाए, यानी जब ये सजातीय नेचर के हो जाएंगे तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा बच्चों? प्रतिकर्षण वाला। यानी यह बात तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं भी दो आवेश मौजूद हैं तो उनके बीच फोर्स लगेगी। भाई लगेगी तो कितनी फोर्स लगेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे उस फोर्स को? तो उस चीज़ को यदि आपको समझना है तो कूलाम का जो नियम है बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई कूलाम का नियम ही बताएगा कि उन दोनों आवेशों के बीच आप बल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। कूलाम के नियम के माध्यम से ही बात क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो समझते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है। भाई कूलाम का नियम बच्चों बताता है कि कहीं भी यदि मेरे पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज क्या है? स्थिर है, रुके हुए हैं, तो उन दोनों चार्जों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, वह बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे लिख दी गई है। देखिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत, सॉरी बच्चों यहाँ पे वैद्युत शब्द छूटा हुआ है, यानी विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई। अच्छा भाई, अब उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस नियम के अकॉर्डिंग, वह चीज समझते हैं हम लोग, है ना। देखिए, हाँ भाई, थोड़ा सा इसको पतला कर लिया जाए। हाँ, मान लीजिए कि मेरे पास दो आवेश हैं और वह दोनों आवेश बच्चों कुछ दूरी पर हम मान लेते हैं। देखिए, एक मेरे पास आवेश Q1 यहाँ पर है और दूसरा बच्चों चार्ज मेरे पास Q2 यहाँ पर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की कुछ दूरी है, वो दूरी हम मान लेते क्या है? R है। तो कूलाम का नियम बच्चों ये बताता है कि ये दोनों चार्ज कैसे हैं बच्चों? रुके हुए स्थिर आवेश हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल लग रहा है, तो वह जो विद्युत बल की वैल्यू होगी वह दोनों आवेशों के परिमाणों के, भाई परिमाणु को मॉड में भी लिखा जाता है, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो Q1 इंटू क्या हो जाएगा? Q2।
तो परिमाणु के गुणनफल के समानुपाती, जैसा कि दिखाई दे रहा है समानुपाती, और बीच की दूरी, भाई बीच की दूरी हमने क्या माना है, r माना है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा k, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, भाई मॉड में लिखे चाहे बिना मॉड लिख लें, है एक्चुअल में ये परिमाण है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q1 इंटू Q2, अब बटे में क्या r², ठीक है। तो कूलाम के नियम का स्टेटमेंट बस इतना ही है जो हमने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखिए यहाँ पे वैद्युत बल शब्द इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो वैद्युत बल बच्चों है आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यह तो डिपेंड करता है कि भाई आवेश के नेचर कैसे, अभी जैसा कि हमने बताया कि सजातीय नेचर का चार्ज होगा तो वह वैद्युत बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। विजातीय नेचर का चार्ज होगा तो फोर्स कैसा होगा, आकर्षण होगा। तो हमने दो चार्ज मान लिया, ये नहीं बताया कि भाई चार्ज Q1 पॉजिटिव है कि Q2 नेगेटिव, ये कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं, क्योंकि वैद्युत बल की बात हो रही है। तो हमने सिंपल बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों के बीच में गुणा है, देखिए गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी r है, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि आप 1/r² के रूप में देख रहे हैं। अब भाई जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट क्या आ जाएगा k, और ये जो k है ना ये समानुपाती नियतांक है, क्या है ये समानुपाती नियतांक है, ठीक है, समानुपाती नियतांक। अच्छा, चूंकि कूलाम का नियम तो बस इतना ही उसका स्टेटमेंट है जो जैसा कि आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि दो आवेशों के बीच जब फोर्स निकाल रहे हैं भाई, तो उन दोनों आवेशों के बीच निर्वात हो तो फोर्स कितना होगा। अब कोई परावैद्युत मटेरियल, भाई परावैद्युत मटेरियल एक कुछ चालक पदार्थ होता है, जब दोनों आवेशों के बीच में कोई मटेरियल भर दिया जा रहा है तो फोर्स का मान, क्योंकि भाई फोर्स तो चेंज ही हो जाएगा। कोई मैं कागज रख दूँ दोनों प्लेटों के बीच में, ग्लास रख दूँ, लकड़ी का गुटका रख दूँ, है जो परावैद्युत मटेरियल है बच्चों, जब उसको आप रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उन केसों में कूलाम के नियम कैसे अप्लाई होता है वह चीज़ भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो हमने चीज़ें बच्चों अभी डिफाइन की है, बस ये हमने डेफिनेशन आपको बताया है, कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है वह बातें हमने समझा दी। अब पॉइंट करके समझते हैं हम लोग कि पहले सिचुएशन में मान लिया जा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच क्या है, निर्वात है, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट को यहीं पे, यहाँ पे जो दोनों आवेश बच्चों Q1 Q2 है, यह मान लेते हैं कि दोनों के बीच क्या है, निर्वात है। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात चाहे वायु बोल सकते हैं हम, निर्वात उपस्थित हो तो पहले केस में माना जा रहा है कि जो हमारा दोनों आवेश हैं उनके बीच क्या है, निर्वात, यानी एयर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निर्वात मौजूद हैं। तब उस केस में जो फोर्स की वैल्यू बच्चों होगी, यहाँ पे जो k है एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कैलकुलेट की गई है बच्चों, उसकी जो वैल्यू होती है k = 1/4 पाई ε0। यहाँ पे जो ε0 लिखा गया इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एक यह कांस्टेंट है, एक नियतांक, क्या बोलते हैं इसको, हैं इसको बच्चों बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ये तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, दोनों आवेशों के बीच यदि चाहे कोई निर्वात है कहीं कोई मीडियम है तो उसको डिफाइन ऐसे करते हैं। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों होता है 9 × 10⁻9 होता है। अब मैं इस k का मात्रक लिख सकता हूँ, यहीं से ऊपर से देख लीजिए मात्रक, भाई हमको k का मात्रक लिखना है, k यही है ना, इस पूरी क्वांटिटी को इधर भेजिए
तो फोर्स है ये दूरी का वर्ग हो जाएगा और दोनों कूलाम कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो देखिए फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन हो गया। और ये दूरी का क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, क्योंकि ये आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम कूलाम मिलकर दोनों स्क्वायर कर देंगे। अब बटे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। यानी इस के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो देखिए पहले सिचुएशन में जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात मौजूद है बच्चों, तो उस केस में मैं यह वैल्यू भर सकता हूं के जगह पे। तो जो आपका कूलाम का नियम है वह कुछ इस प्रकार मॉडिफाई हो जाएगा, यानी F = के का मान भर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। देखना कैसे मॉडिफाई हो गया। ठीक है, आपके बुक में यही रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक्चुअल में डिफाइन करते हैं ऐसे, जब ये कंडीशन होती है कि जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात हो तो उसकी जो वैल्यू होगी 1/4 πε0, और ε0 को क्या बोला जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, अच्छा भाई ये भी हो गया। चलिए इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। भाई निर्वात है तो कितना फोर्स होगा, ये फार्मूला में यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बच्चों प्रश्न यह है कि दोनों आवेशों के बीच में मान लीजिए कि कोई परावैद्युत मटेरियल भर देते हैं, जैसे कि कागज हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, लकड़ी का गुटका हो गया, ये सब कुचालक मटेरियल होते हैं। और जब इन दोनों आवेशों के बीच में भरेंगे तो क्या फोर्स वही रहेगी, नहीं, फोर्स चेंज हो जाएगी। और जब फोर्स चेंज हो जाएगी तो उस केस में कूलाम का नियम कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, यानी सेकंड केस की बात करते हैं बच्चों हम लोग, यानी पॉइंट नंबर 2, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम स्थित हो तो भले कोई मीडियम आ जा रहा है तो उस केस में जो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पहले वाली फोर्स रहेगी नहीं। ठीक है, यानी अब जो आपका नया फोर्स होगा बच्चों, मैं उसको Fm बोल देता हूँ, माध्यम वाला फोर्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 πε0। पहले निर्वात की विद्युतशीलता थी, अब माध्यम की विद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, बाकी रिजल्ट वही रहेगा आपका, यानी Q1 Q2/r²। अब मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन का मैं तब यूज करूंगा जब दोनों आवेशों के बीच क्या मौजूद रहेगा, कोई मटेरियल मौजूद होगा और उस माध्यम की विद्युतशीलता दी रहेगी, तो मैं इस फार्मूले से फोर्स को कैलकुलेट कर लूंगा बहुत ईजिली। ठीक, अच्छे भाई ये भी डिफाइन कर दी। अब बच्चों यहीं पे एक चीज़ और हम डिफाइन कर देते हैं, परावैद्युतांक भी बता देते हैं कि यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड देता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, दूसरा हमारा यह है, तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड दे हम लोग, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा बच्चों कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए, यानी मैं क्या करता हूँ, अलग एक स्लाइड में ही काम किया जाए बेहतर होगा। चलिए इक्वेशन 1 और 2 आपको पता होना चाहिए। देखिए इक्वेशन 1 हमने क्या बताया है, इसमें ε0 है, सेम रिजल्ट बस यहाँ पे ε है, फोर्स F है, इसमें Fm है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 से क्या करूँगा, डिवाइड दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, डिवाइड दिया जाए। चलो भाई ऊपर चलो। हाँ, थोड़ा डिजिटल बोर्ड चलाने में भी थोड़ा समस्या है, लेकिन हाँ चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समीकरण 1 में क्या किया जा रहा है, 2 से भाग देना, यानी समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से।
1 में 2 से भाग दिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, यानी एफ अपान क्या हो जाएगा हमारा, एफ एम हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर थी। और सेकंड में क्या था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, जो नंबर कट रहा है काट दिया जाए, देखिए तो क्या यह इससे कट नहीं जाएगा, पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई कटेगा, और यह एप्सिलॉन एम पलट के कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी सबसे ऊपर जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक, जिसको बच्चों नॉर्मली कैपिटल के से दिखाया जाता है, जिसको बोला जाता है परावैद्युतांक कहा जाता है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता भी, जिसको दिखाते हैं हम लोग हैं किससे, एप्सिलॉन आर से, यानी जिसको क्या कहा जाता है, एक और नाम से आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको कहा जाता है, जिसको एप्सिलॉन या आर से दिखाते हैं। यानी आप देख रहे हैं जो रिजल्ट हमको मिल रहा है बच्चों, एक्चुअल में क्या मिल रहा है कि जो एफ बाई एफ एम की जो वैल्यू है वह एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के इक्वल टू एप्सिलॉन आर। देख रहे हैं कितना मज़ेदार रिजल्ट है। यानी मैं यहाँ से कैपिटल के डिफाइन कर सकता हूँ। कैपिटल के की डेफिनेशन यहीं से लिख दी जाएगी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। बस एक लाइन की डेफिनेशन देखिए, यहीं पे देख लीजिए आप, यानी हेडिंग बना लेते हैं हम लोग हैं परावैद्युतांक। यानी हम लिख सकते हैं, इसी को देखकर लिखना है, ये एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, यानी मैं लिख सकता हूं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात कैपिटल की यानी परावैद्युतांक कहलाता है। अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। हो गया काम हमारा। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं भाई, के की वैल्यू निर्वात के लिए क्या होती है, चाहे अन्य मटेरियल के लिए क्या होता है, थोड़ा उसका रेंज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए के की जो वैल्यू होती है बच्चों, एयर की बात सबसे पहले हम लोग करते हैं। यदि वायु है तो उसके लिए जो के की वैल्यू होगी वह आपकी 1 होती है, समथिंग 1 के करीब होती है। और मैं किसी मेटल की बात करता हूँ, किसी धातु की बात करता हूँ, यदि मेरे पास कोई धातु है, ठीक है, तो उस धातु के लिए कैपिटल के की जो वैल्यू होती है बच्चों इनफाइनाइट होती है। यह रिजल्ट आप याद रखिएगा। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है बोर्ड में कि कैपिटल के का मान धातु के लिए होता है, ऑप्शन दिया रहेगा, आप जानते रहेंगे, फटाक से मार देंगे, ठीक है। और मुख्यतः जो के मान है वह 1 और इनफाइनाइट के बीच में ही लाई करती है अन्य मटेरियल के लिए। यानी हमने बता दी आपको सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो के की वैल्यू है बच्चों वह होती है 1 से और इनफाइनाइट के बीच। चलो उसको अलग कलर से दिखा जाए वो बेहतर होगा। हाँ देखिए, यानी के की जो वैल्यू है वह 1 और
इनफाइनाइट के बीच में गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि के को हम ढंग से नहीं बनाए थे। देखिए 1 लेस देन कैपिटल के लेस देन इनफाइनाइट, यानी के का मान जो है 1 और इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। ठीक है भाई, ये भी खत्म। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अच्छा जो इसमें एप्सिलॉन नॉट है, चूंकि अभी हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसमें एक कांस्टेंट है यानी एक नियतांक है भाई, तो उसका भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता होगा, तो वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे तो हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर ही दिया है, तो क्या करते हैं, कभी कोई पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा क्या होता है वो भी बताइए, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखिए तो इसको मैं यहीं डिफाइन कर देता हूँ बच्चों, देखिए यानी पॉइंट बना के समझ लेते हैं, वो बेहतर होगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा बीमा, और उसका आंकिक मान भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए, और अभी हमने देखा कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चों किसके बराबर है, 9 गुणे 10 की पावर 9, अब मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और हमको निकालना किसका मान है, इसका आंकिक पहले मान निकालते हैं। ठीक है, मात्रक भी लिख लेंगे, तो इसका आंकिक मान निकालना है तो इसको क्या करते हैं, पलटिए, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, अब मात्रक भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा हमको निकालना क्या, एप्सिलॉन नॉट निकालना है, इसको नीचे भेज दीजिए। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9, मात्र कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 4 पाई यानी पाई का मान 22/7 चाहे 3.14 रख के मल्टीप्लाई करके 1 में डिवाइड देंगे तो जो आपका एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आती है वह आती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी यह रिजल्ट बच्चों निकल के आपका आ जाएगा। चलिए भाई, हमने उसका मात्रक भी चर्चा कर लिया और क्या कहते हैं, आंकिक मान भी निकाल दिया। अब क्या रह गया, बीमा। चलिए बीमा देख लीजिए यहीं पे फटाक से। बीमा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कुछ आपको बीमा पता होना चाहिए, आवेश का बीमा क्या होता है और बल का बीमा क्या होता है, वह बीमा आपको पता होना चाहिए, अभी आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे, हाँ कैपिटल या कूलम का नहीं पढ़ा है, कैपिटल एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और निकालना किसका बीमा, हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो इसको इधर भेजो, इसको नीचे लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ पे 4 पाई 1/4 पाई कॉन्स्टेंट, यानी नियतांक का बीमा तो होता ही नहीं, तो उससे हमको कोई मतलब है नहीं। एफ इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, उसको डिवाइड में भेजूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, Q1 यानी Q1 की बीमा पता होनी चाहिए, Q2 की बीमा पता होनी चाहिए, ये डिवाइड में जाएगा तो फोर्स की बीमा पता होनी चाहिए और दूरी के बीमा का स्क्वायर पता हमको होना चाहिए। बस वही मान भरेंगे, गुणा भाग करेंगे, अभी फाइनली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, इधर भी आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। अब भाग में बल का बीमा तो पता होना चाहिए, कितना होता है, ML स्क्वायर T के पावर -2 होता है, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ML T के पावर -2 होता है। देखो मिस्टेकिंग कर रहे हैं हम। हाँ बच्चों, बल की बीमा जो होती है ML T के पावर -2 होती है, ठीक है, -2। और उसके बाद ये दूरी है, दूरी को मीटर से नापते हैं, लंबाई से मतलब है, दूरी का स्क्वायर है तो बीमा क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देंगे तो फाइनल जो बीमा होगा, मैं फाइनल बीमा बच्चों क्या करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, फाइनल बीमा। चलो कलर चेंज कर दिया जा रहा है,
फाइनल बीमा हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन की बीमा। देखिए क्या हो जाएगा, यम नीचे सिंगल है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यल यहाँ पे एक है, 2 यहाँ पे, तो यल मिलकर यल क्यूब हो गया, ऊपर कोई है ही नहीं, तो यम यल की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अच्छा भाई ये भी हो गया। ऊपर टी का मल्टीप्लाई करेंगे टी में तो टी स्क्वायर, और नीचे का देखो टी माइनस में 2 है, या ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 मिलके 4 हो जाएगा। तो एम के पावर में क्या लिख सकता हूँ, एम टी के पावर 4, और ऊपर ए मिल है तो मिलके क्या बन जाएंगे ये ए स्क्वायर। लो भाई बीमा भी हो गया, यानी हमने इसका मात्रक भी बता दिया, बीमा भी बता दिया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट, कुछ भी नहीं छूटेगा। यानी जितना आपने बच्चों अभी तक पढ़ा है ये पूरी टॉपिक हमने कूलाम के नियम को डिफाइन किया है और हर एक पॉइंट को कवर किया गया। कोई भी इससे बाहर आपके प्रश्न बन ही नहीं सकते, मैं 100% दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल डिटेल्स आपको पढ़ाया गया कूलाम का नियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। और हम क्या करते हैं अब इसका जो सदिश रूप, भाई चूँकि आप जानते हैं कि हम लोग बल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और बल कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि। भाई सदिश राशि है तो इसका हमको सदिश रूप भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जो हमारा अगला नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश रूप होगा। हमारा अगला हेडिंग भी यही है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, यानी वह वेक्टर है, फोर्स है तो सदिश है, सदिश है तो सदिश रूप इसका हमको पढ़ना पड़ेगा ही। अब कुछ इसके फायदे भी हैं, ठीक है, वो फायदे भी रिजल्ट में चर्चा भी किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस मज़े के साथ आप पढ़ते रहिए। फिजिक्स तो हम बिल्कुल आपको हलवा बना के पढ़ा देंगे। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही है, 0 से एडवांस लेवल तक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अभी फिलहाल इस समय हम लोग मुख्यतः जो आपकी यूपी बोर्ड के सिलेबस हैं उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब सिलेबस आपका मैं 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर दूंगा तो एडवांस लेवल की, यानी जैसे नीट का पेपर हो गया, चाहे जेईई मेंस का हो गया, उस लेवल की चीज़ें भी आपको बेहतर पढ़ाई जाएंगी इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए जो कूलाम के नियम की बात करते हैं, वेक्टर रूप की बात करते हैं। चूँकि अभी हमने बताया कि हम लोग विद्युत बल के बारे में पढ़े और बल एक सदिश राशि है, तो हमको कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना आना चाहिए। अच्छे भाई, वेक्टर फॉर्म, नंबर कट गया, देखिए पूरा वो लिखा नहीं गया इसकी इंग्लिश, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ है ना, छूट गया। ठीक है, आप समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेकिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आया नहीं, कोई बात। चलिए देखते हैं हम लोग आगे हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास 2 आवेश हैं जो समान परिमाण के, ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूं मेरे पास एक प्लेन है, XY प्लेन है बच्चों। ठीक है, XY प्लेन, ठीक, और इसमें 2 आवेश है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको हम, यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज है और यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज, और दोनों आवेश के क्या है, परिमाण समान है और नेचर कैसा है वो भी समान, मतलब सजातीय नेचर के आवेश। ठीक है, अच्छे भाई, और ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु यानी वो मूल बिंदु से इनकी स्थिति सदिश को डिफाइन कर दिया जा रहा है। देखिए इसको थोड़ा साइड में कब करिए, इसको हमने बोल दिया है Q1, तो मूल बिंदु से जो दूरियां है डिफाइन कर दी जा रही हैं। ये हमारा R1 है और ये क्या है, R2 है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं, यदि हमको उस भौतिक राशि का परिमाण पता हो और उसके एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दें तो वह क्वांटिटी भी सदिश बन जाती है। आपने कक्षा 11th में पढ़ा होगा एकांक सदिश। एकांक सदिश को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे r कैप है तो वेक्टर r अपान मॉड ऑफ r, चाहे इसी को वेक्टर r अपान केवल r भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू लिखा गया है आर कैप को ही डिफाइन किया गया है। मैं इस नंबर का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आर कैप इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। यानी हम देख रहे हैं कि यदि किसी यहाँ पे आर है क्या, यह इसी आर का परिमाण है और परिमाण में उसके यूनिट वेक्टर एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो सदिश बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, सदिश। तो वही ये काम किया जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों आवेश हैं भाई फोर्स तो लगाएंगे दोनों, भाई कूलाम के नियम से हम जानते हैं कहीं भी दो चार्ज रखेंगे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब फोर्स लगेगा, सदिश रूप बताना है तो हम क्या करते हैं, इसके जो यूनिट वेक्टर जो एकांक सदिश है वो डिफाइन कर देते हैं और दोनों फोर्स का मान निकालेंगे कि ये वाला आवेश इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वह निकालेंगे और ये वाला आवेश इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वह निकालेंगे और दोनों के परिमाण अलग अलग निकाल कर उसके एकांक सदिश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो भी सदिश बन जाएगा। हमको सदिश रूप ही बताना है। तो देखिए, तो इसको आप इरेज करिए यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं कि दोनों आवेश के नेचर कैसे हैं, सजातीय है। तो Q1 चार्ज के वजह से Q2 पे फोर्स लगेगा और किधर फोर्स लगेगा उस फोर्स को मैं दिखा देता हूँ, आउटवर्ड बाहर की तरफ। इस भाई सेम नेचर का है तो प्रतिकर्षण ही लगेगा, जाहिर सी बात है। इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वह कहाँ लगेगा, F। इस फोर्स का नाम दे, 2 पे लग रहा है ना तो नाम दे दे F21, इधर लगाएगा। और 2 वाला जो चार्ज है ये Q2 चार्ज की वजह से फोर्स जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा और मैं इस फोर्स को बोल देता हूँ F1 पे लग रहा है तो 1-2 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ अब देखिए इस वाले फोर्स पे भाई Q2 पे फोर्स क्या लग रहा है यह, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है हम इधर डिफाइन कर दे रहे हैं। इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ आपको, देखिए यह जो यूनिट वेक्टर है इसका है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को मैं दिखा देता हूँ 1 से 2 की तरफ जा रहा है, यानी 2 1 इसका एकांक सदिश, ठीक है। इस फोर्स का एकांक सदिश ये है जो इसी फोर्स के डायरेक्शन में है और इस फोर्स का जो Q2 चार्ज के वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है F12 और इसका यूनिट वेक्टर जो बच्चों है हम उसी के डायरेक्शन में दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। या इसका मैं नाम दे देता हूँ यूनिट वेक्टर R12 दे देता हूँ जो उसी फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं फिगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर के बारे में हमने जो लिखा है थोड़ा उसको समझ लेते हैं, उसको लिख भी लेते हैं। अब लिखे कहाँ है, देखिए माना समान परिमाण के समान परिमाण के, ऐसे लिखिए सजातीय आवेश है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, माना समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश Q1 व Q2 है जिनकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 और R2, मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 व R2 है। थोड़ा सा इस फिगर के बारे में डिफाइन कर दिया कि हमने इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो आवेश है वह समान परिमाण का सजातीय आवेश है और मूल बिंदु O से उनकी स्थिति सदिश क्या है, R1 और R2। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का पहले परिमाण लिखते हैं और जब परिमाण पता चल जाएगा, अभी फार्मूला हमने बताया कि परिमाण जब पता चलेगा तो उसी के एकांक सदिश उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सदिश बन जाएगा, ठीक है। तो वही काम किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए
यानी यहीं पर देख लीजिए बेहतर होगा। Q1 आवेश के कारण Q2 पर कार्यरत वैद्युत बल क्या है? वैद्युत बल। Q1 के कारण Q2 पे फोर्स क्या लग रहा है? ये लगा है, यानी F21। और मैं कूलाम के नियम से उस फोर्स को लिखना चाहता हूँ। दो गो चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच की दूरी इसी यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, दूरी यदि r है तो परिमाण इसी के बराबर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए r मानते, फिलहाल इस समय माना जा रहा है दूरी क्या है? r है। तो क्या हो जाएगा? दूरी का वर्ग हो जाएगा। ये हमने फोर्स का बच्चों परिमाण लिखा है। और इस फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है हमारा? r∗21 है। उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सदिश बन जाएगा। तो देखिए सदिश बनाने के लिए इस पर वेक्टर साइन लगा दीजिए और हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये बन गया वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको और बेहतर डिफाइन किया जाए तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर r21 अपान और वेक्टर r21 का परिमाण, ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं इस यूनिट वेक्टर यानी इस एकांक सदिश के जगह में बच्चों ये वैल्यू भर सकता हूँ। ठीक है, और जब वह वैल्यू भरेंगे आप तो देखिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिए आप, जो यहाँ पे डिस्टेंस है r12 और r21, ये एक्चुअल में जो उसका परिमाण है r के इक्वल ही। ठीक है, तो देखिए ये फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी? F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और मैं इसका जब वैल्यू यहाँ से बच्चों यहाँ भरूंगा तो r21 किसके बराबर? एक्चुअल में r के बराबर ही है, तो वह नीचे वाला r इसको r³ कर देगा। क्या मैं इसको r³ कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। तो यानी मैं इसको r³ कर देता हूँ और ऊपर हमारा क्या रहेगा? ये साइन बना रहेगा r21। तो हमने क्या किया? कूलाम के नियम का Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, वह रिजल्ट उसका सदिश फॉर्म में लिख दिया है और इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि जो ये Q2 वाला चार्ज है Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर में हमने पहले ही बता दिया है कि Q2 चार्ज की वजह से Q1 पे जो बच्चों फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है? F12 है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से लिखा जा रहा है Q2 आवेश के कारण Q1 पर कार्यरत वैद्युत बल, सेम वही चीज, बस फर्क ये है कि Q2 Q1 पे लगा रहा है वैद्युत बल। अब क्या हो जाएगा बच्चों वैद्युत बल? इसको हमने F12 बोला है। देखिए फिगर में देखिए F12 बोला गया है ना, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगा, दूरी वही r है और r अभी देख रहे हैं कि दूसरी के इक्वल है हमारा। तो क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम से फोर्स का परिमाण कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बीच की दूरी का वर्ग। हमने क्या कर दिया? Q2 वाला चार्ज Q1 पे कितना फोर्स, उसका परिमाण लिख दिया। और इसका यूनिट वेक्टर क्या है हमारा? देखिए तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? ये है r12, जैसा कि फिगर में डिफाइन किया गया है। तो उससे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा? सदिश बन जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर 12 सदिश बन गया ये भी। और अभी पीछे बताएंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। देखो ऐसे डिफाइन करते हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों जब आप इसको भी डिफाइन करेंगे आप, तो ये रिजल्ट भी क्या बन जाएगा हमारा? ये हो जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और
Q1 Q2 बटे में R क्यूब इंटू वेक्टर R12 हो गया उसी के फॉर्म में। अच्छा, फिगर में एक चीज और समझेंगे आप लोग। फिगर में हम देख रहे हैं बच्चों की जो यूनिट वेक्टर है वह एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान से देखिए, इसका यूनिट वेक्टर इधर है और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका यूनिट वेक्टर इधर है। तो हम देख रहे हैं कि जो यूनिट वेक्टर है R21 वह इक्वल तो है R12 के, बट डायरेक्शन क्या है बच्चों, उन दोनों का अपोजिट है। ध्यान से देखिए, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसका भाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर सेम क्यों है, क्योंकि जो आवेश है उसके परिमाण क्या हमने माना है, इक्वल माना हुआ है, ठीक है। और इक्वल होने की वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन हम देखिए, इसका देखिए, इस वाले फोर्स का जो एकांक सदिश हमने डिफाइन किया इधर और इस फोर्स का जो एकांक सदिश हमने डिफाइन किया इधर, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है क्या कहते हैं, ये वाला हमारा यानी R12 एक्चुअल में देखिए यहाँ पे हमने एकांक सदिश के फॉर्म में लिखा है। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि वेक्टर R21 इक्वल टू माइनस R12 भी लिख सकता हूँ, वही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे डिफाइन किया गया, यह आप डिफाइन करेंगे तो परिमाण से परिमाण दोनों साइड का कट ही जाएगा, तो यही वेक्टर रूप बचेगा। देखो डिफाइन किया है ना, जब आप इसको डिफाइन करेंगे, दोनों की वैल्यू भरेंगे एकांक सदिश की, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यही चीज बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो R12 है वह एक्चुअल में इक्वल किसके, R21 के, बस फर्क क्या है, एक माइनस साइन का है। यानी मैं इसमें माइनस साइन लगाकर इसके जगह पे बच्चों यह वैल्यू भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं भाई। चलिए तो देखिए क्या करते हैं हम लोग हैं, यानी F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाई क्या हो जाएगा R क्यूब, और इसके जगह पे माइनस साइन देखिए लगा दिया जा रहा है और मैं इसके जगह पे ये वैल्यू भर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा R21। इसको आप इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान से देखिए तो दोनों के रिजल्ट बच्चों क्या है, सेम दिखाई देंगे। दोनों के रिजल्ट क्या है, बिल्कुल सेम आपको नजर आ रहा होगा। अब बस फर्क ये होगा कि एक माइनस साइन का, ठीक है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन का बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यानी मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो F12 है वह बराबर है F21 के वेक्टर रूप, और बस फर्क क्या है, वो माइनस साइन का फर्क है, जैसा कि माइनस साइन लगा दिया गया। अच्छा भाई, इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड मान लीजिए। और इक्वेशन नंबर थर्ड बच्चों यह हमको बहुत बढ़िया एक चीज बता रहा है। अब बता यह रहा है कि न्यूटन के तीसरे नियम को बता रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। यदि किसी वस्तु पर आप क्रिया करेंगे तो आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे मान लीजिए दो बहुत गहरे दोस्त हैं, ए और बी, ठीक है, गहरे दोस्त थे ए और बी, ठीक है, दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। किसी ने दोनों के बीच क्या कर दिया, भड़का दिया भाई, कोनो क्या किया, उसमें लौना लगा के दोनों को भड़का दिया है। अब भड़काने के बाद जब ए ने जितने तेजी से थप्पड़ बी को मारा, तो उतने ही तेजी से बी ने भी क्या किया, रिप्लाई दिया, उतने ही तेजी से थप्पड़ मारा। यानी इसने एक्शन किया तो इसने भी क्या किया, रिएक्शन इसको दे दिया। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसी के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, कूलाम का जो सदिश नियम होता है, ठीक है। यानी बच्चों मैं लिख सकता हूं, ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम का नियम कूलाम का सदिश रूप बेहतर रहेगा, वैसे लिखेंगे तो मैं लिखता हूं इसको ऐसे, कूलाम का
सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम के भांति होता है। वही बात हमने लिख दिया, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है, न्यूटन के तृतीय नियम के भांति होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, तो ये बात तो स्पष्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए जो हमने फोर्स डिफाइन किया है बच्चों, एक्चुअल में फोर्स हमने क्या माना था, सजातीय माना था। तो देखिए सजातीय आवेश होने की वजह से जब हम दोनों आवेशों का आपस में मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए कि एगो प्लस चार्ज यहाँ पर है, दूसरा एगो प्लस चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है, ये मान लो क्या है Q1 है और ये क्या है Q2 है। और जब सजातीय होगा, चाहे दोनों प्लस होगा चाहे दोनों माइनस होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो रिजल्ट बच्चों होगा Q1 और Q2 का मान यह ग्रेटर देन कभी भी 0 होगा। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका मतलब दोनों आवेश के नेचर कैसे हैं, सजातीय। असजातीय हैं तो देखिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यानी ये फोर्स इधर लगाएगा और यह फोर्स इधर लगेगा। चलिए फोर्स का नाम भी देते हैं, 1 2 इधर और इधर आपका जो फोर्स लगेगा 2 1 लगेगा। ठीक है, यानी इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। भाई यहाँ भी देखो ये चीज बता रहा है कि दोनों का परिमाण तो सेम है, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि एक फोर्स इधर जा रहा है दूसरा फोर्स इधर जा रहा है, यानी एक दूसरे के बीच क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, कूलाम के नियम का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यदि हम उसका सदिश रूप लिखते हैं बच्चों, तो हमको अभी डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल का नेचर प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा, यह बात खुद ही ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बात स्पष्ट हो जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एकांक सदिश होते हैं F12, F2a, F21 में सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इसी तरह मान लीजिए एक माइनस चार्ज है और एक यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस चार्ज है। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे Q1 2 तो आपका रिजल्ट निगेटिव बन जाएगा। ये हमारा क्या है, Q1 है और ये क्या हमारा Q2 है, और दोनों का मल्टीप्लाई करो रिजल्ट निगेटिव नहीं आएगा। अरे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस से होगा, जाहिर सी बात है, जोड़ा तो ना जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो रिजल्ट छोटा आएगा। तो 0 से छोटा मतलब निगेटिव चीज होता है, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। और इनके बीच जो इसका जो यूनिट वेक्टर बच्चों होगा, देखिए यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर इधर काम कर रहा था, इसका यूनिट वेक्टर इधर काम कर रहा था, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। और यहाँ पे जो बच्चों होगा यूनिट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसका यूनिट वेक्टर इधर काम करेगा, इसका यूनिट वेक्टर इधर। अब फोर्स जो होंगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगी, यानी जो फोर्स होगा आपका, एक फोर्स इधर काम करेगा F12 इधर, और इधर जो फोर्स काम करेगा बच्चों F21 काम करेगा। और इनके बीच आप देख रहे हैं कैसा कैसा फोर्स लग रहा है, आकर्षण, यानी आकर्षण नेचर का फोर्स लगेगा। यानी बच्चों यह जो हमने पॉइंट बताया है आपको सजातीय के लिए बताया, किसके लिए बताया, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, सजातीय चार्ज हो तो सजातीय के लिए। और ये जो कंडीशन बताया गया है विजातीय के लिए बताया गया। ठीक है, जब आवेश के नेचर कैसे हो, विजातीय हो तो आकर्षण होगा। यह बात हमको कूलाम के सदिश नियम से बात स्पष्ट हो जाती है बच्चों, तो इसीलिए कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अच्छा भाई चलिए, अब ये ख़त्म हो गया हमारा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई कूलाम का नियम पढ़ ली, उसका सदिश रूप पढ़ लीजिए, पढ़ ली, और हमने देखा कि भाई 2 चार्ज है तो फोर्स कैसे निकालती है। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब 2 चार्ज था तो कूलाम का नियम तो हमने लगा के कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि यदि 2 से अधिक आवेश हो, कोई निकाय हो, कोई सिस्टम है जिसमें 2 से अधिक चार्ज, 3 हो, 4, 5, बहुत सारे चार्ज हो, तो उस केस में फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, वह चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है यही होगा बहुल आवेशों के मध्य फोर्स। ठीक है, तो देखिए बहुल आवेशों के मध्य फोर्स की गणना कैसे की जाती है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
एक मिनट, हाँ टॉपिक हमारा कहाँ है, हाँ बच्चों टॉपिक यही है बहुल आवेश के मध्य बल। हाँ हेडिंग पूरा लिखा है क्या, ठीक है। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया टॉपिक कि जब हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें 2 से अधिक चार्ज है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उस केस में वैद्युत बल की गणना कैसे करते हैं वह चीज़ समझना है। तो उस केस में देखिए बच्चों, कूलाम का नियम जो है एप्लीकेबल नहीं हो पाता। जब 2 से अधिक बिंदु चार्ज हो जाते हैं तो हम लोग एक साथ फोर्स नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए पढ़ा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में किसी बिंदु पर यदि आपको फोर्स बताना है तो उस सिस्टम में जितने भी आवेश है सभी आवेशों के वजह से फोर्स निकाल लीजिए। तो मान लो Q1 वाला फोर्स बनाएगा F1, Q2 वाला फोर्स बनाएगा F2, Q3 वाला बनाएगा F3। मतलब सिस्टम में जितने भी आवेश है सभी आवेशों के फोर्स निकालिए और निकालने के बाद उसका सदिश योग कर दीजिए। जैसे सदिशों को जोड़ा जाता है वही काम कर देंगे तो आपको किसी भी पॉइंट पे परिणामी बल आपको पता चल जाएगा, चाहे 10 आवेश हो चाहे 20 आवेश हो, सबका इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। भाई 2 आवेशों के बीच निकालना तो आसान है? तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ऊपर चलो यार, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है, मैं सिस्टम आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे XY प्लेन में की ही बात करता हूँ, हाँ। और मेरे पास कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं और जिस पॉइंट पे हमको निकालना है आवेश बच्चों, मान लीजिए वहाँ पे Q0 बैठा हुआ है और इस मूल बिंदु से इसकी दूरी भी डिफाइन कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा गड़बड़ लाइन हो गई हमारी, चलिए इस दूरी को मैं R0 मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसी पॉइंट पे कई सारे आवेश मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है। 5 आवेश, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और हमको इस पॉइंट पे परिणामी विद्युत बल बताना है। तो अभी हमने बताया कि परिणामी विद्युत बल कैसे निकालेंगे आप, अध्यारोपण के सिद्धांत से। देखिए एक बार अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ दिया जा रहा है कि बहुल आवेश के मध्य विद्युत बल की गणना अध्यारोपण के सिद्धांत से, देखिए एक शब्द छूट गया, सिद्धांत से ज्ञात की जाती है। देखिए बच्चों एक छूटा हुआ है, सिद्धांत से ज्ञात, यहाँ पे देखिए ज्ञात शब्द छूटा हुआ है, ज्ञात की जाती है। और इस सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत बल अलग अलग आवेशों से उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होती है। बस मतलब जितने भी आपको इस सिस्टम में आवेश दिखाई दे रहे हैं भाई, सभी आवेशों के वजह से फोर्स निकालिए और निकालने के बाद जैसे सदिश को जोड़ा जाता है वही काम कर दीजिए, तो आपको उस पॉइंट पे परिणामी विद्युत बल पता चल जाएगा। तो देखिए, तो मैं इसकी पहले दूरी डिफाइन कर देता हूँ। देखिए इसकी दूरी में बोल देता हूँ R1, और ये वाला चार्ज जो यहाँ पे बच्चों फोर्स बनाएगा, उस फोर्स को मैं चलिए अलग कलर से दिखा देते हैं, बेहतर होगा। उस फोर्स को हम बोल देते हैं F1, है ना। इसी प्रकार ये दूरी डिफाइन कर देते हैं, ये नहीं Q1 हमने बता दिया, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, चलिए दूरी R2 मान लेते हैं। और इसकी वजह से जो फोर्स बच्चों यहाँ लगेगा हमारा इस पॉइंट पे, उसको मैं बोल देता हूँ क्या, F2 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसकी भी दूरी डिफाइन कर देते हैं, इसको मैं R3 बोल देता हूँ। और ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा बच्चों, उस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F3 बोल देता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन रहा है, लेकिन चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको हमने पॉइंट को मिलाया, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ भी आवेश मौजूद है तो इससे भी मिला दीजिए आप, और इसकी दूरी हम बोल देते हैं क्या है, ये R4 है, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, वो देखिए, ठीक है।
इधर फोर्स लगेगा। और मैं इस फोर्स को बच्चों बोल देता हूँ F4 बोल देता हूँ। यानी आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, यानी F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है, F4 भी लग रहा है। इससे ज़्यादा भी आवेश हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको करना क्या है, ये सभी वेक्टर फॉर्म में है, ये बात क्लियर है कि सभी क्या है, वेक्टर है। ठीक, तो देखिए बिंदु जो Q0 है, यानी बिंदु Q0 पर परिणामी वैद्युत बल जो होगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट सो ऑन। मतलब जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों की वजह से उस पॉइंट पे पहले अलग अलग विद्युत बल निकाल लीजिए, और निकालने के बाद सबका क्या कर दीजिए, सदिश योग कर दीजिए, तो हमको उस पॉइंट पे परिणामी विद्युत बल पता चल जाएगा। और बच्चों जितने भी कूलाम के नियम के टॉपिक थे सभी हमने कवर कर लिए। इन कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के सदिश रूप क्या होते हैं, जब दो से अधिक आवेश हो तब वैद्युत बल की गणना कैसे करते हैं बच्चों, वो सभी टॉपिक हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में कवर कर लिया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये पूरा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उसके माध्यम से आप चैनल को ज्वाइन करिए और आप एक बेहतर नोट बनाने का प्रयास करिए। ठीक, ओके, धन्यवाद। नोट कर लीजिए भाई। अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, पूरे न्यूमेरिकल 10-15 न्यूमेरिकल।